अब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जिसे हमारे राइटर ने हमारे साथ शेयर किया था। उन्होंने बताया कि उनकी जान पहचान में दो स्टूडेंट्स हैं। एक है मिस्टर एक्स जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब एक्स के पिताजी सिलेंडर डिलीवरी करने का काम करते हैं जिससे कुल मिलाकर कुछ 12 से 15 हजार रुपए घर में हर महीने आ जाता है। अब पर्सन एक्स की एक बहन भी है जिसकी उम्र कुछ 20 से 21 साल की है और ऐसे ही किसी कॉलेज से नॉर्मल से ग्रेजुएशन करने के साथ साथ बहन 2-3 ट्यूशंस पढ़ाकर करीब 3000 रुपए महीने कमा लेती है। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो बेचारी घर संभालती है। ऊपर से पर्सन एक्स की दादी भी उसी के साथ रहती है जो अच्छी बात तो है, लेकिन अगर यहाँ आप गौर से देखेंगे तो एक्स के घर में अगर मैक्सिमम माने तो भी महीने के करीब 20,000 रुपए ही आ रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग दादी के साथ एक्स के परिवार के कुल मिलाकर 5 लोगों का खर्चा चलता है। अब मिलिए वाई नाम के इस बच्चे से। इसके पिताजी के पास खुद का बिजनेस है। बंदे के घर में 4-4 4 व्हीलर खड़ी हुई है, खुद के कई मकान है और इतनी अचल संपत्ति है ना कि क्या ही कहना। मगर कैच ये है कि ये SC/ST कैटेगरी से आता है। नाउ एक्स और वाई दोनों भारत के प्रीमियम सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करने की तैयारी करते हैं। वहाँ वाई के पिताजी के पास ढेर सारा पैसा है तो वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके शहर के बेस्ट कोचिंग सेंटर में अपने बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं। बच्चे को तकलीफ ना हो इस वजह से आने जाने के लिए बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक भी दे देते हैं और महंगे से महंगा स्टडी मटेरियल भी वाई को प्रोवाइड करवाया गया। अब हमारा एक्स तो ठहरा गरीब, किस मुंह से पिताजी को कहे कि उसे उतनी महंगी कोचिंग में जाना है। इसीलिए एक्स ने घर पर पढ़ाई करी। गरीबी के बावजूद जैसे तैसे किताबों का जुगाड़ किया, खराब से खराब हालत की सेकंड हैंड किताबें खरीदकर उसने पढ़ाई करी और इसी सेल्फ स्टडी के सहारे अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। अब दोनों ने ही पेपर दिया, दोनों का रिजल्ट आया और एक्स के वाई से 10 परसेंटाइल ज्यादा बने। लेकिन फिर भी उस प्रीमियम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने एक्स की काबिलियत को ठुकराते हुए रिजर्वेशन के नाम पर वाई को सीट दे दी। अब दोस्तों वाई के पापा के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो विदेश के महंगे कॉलेजेस में भी अपने लड़के को बड़े आराम से पढ़ा सकता है, जबकि एक्स के पापा के पास इतने सक्षमता नहीं है कि वो किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सके। अब कम रिसोर्सेज, पैसों की कमी और विषम परिस्थितियों वाले संघर्ष के बावजूद एक्स ने वाई से ज्यादा स्कोर किया, लेकिन फिर भी हद से ज्यादा जरूरत होने के बावजूद उसे सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं मिल सका और उसकी जगह किसी ऐसे को सीट मिल गई जिसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी और जिसके नंबर भी काफी कम थे। अब यहाँ हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आप बताइए कि उस सीट का असली हकदार कौन था। आरक्षण एक ऐसा शब्द जिसके साथ ऐसे बहुत से एक्स और वाई जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आरक्षण सही है या गलत? इसकी सच्चाई इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत असल में आज से सैकड़ों साल पहले होती है। पहले के समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी तरह का काम करता था तो उसे कर्म के आधार पर उस जाति या वर्ण का बता दिया जाता था। जैसे किसी योद्धा को क्षत्रिय, किसी पंडित को ब्राह्मण और व्यापारी को वैश्य की जाति दे दी जाती थी। पहले के समय में दूसरी जातियों में भी शादी करने का इतना बड़ा हौवा नहीं माना जाता था। उदाहरण के लिए महर्षि पराशर ने सत्यवती नाम की एक मछुआरे की बेटी से शादी की थी और उन दोनों को एक विद्वान बेटा भी पैदा हुआ था जिसे आज आप और हम महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास के नाम से जानते हैं। अब देखो, जब तक कर्म के आधार पर जातिवाद चल रहा था तब तक इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे किसी जाति को उसके कुल और कर्म का आधार बना दिया गया और यहाँ से शुरू हुई असली परेशानी। जब समाज ने इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया कि इंसान को उसकी जाति के आधार पर ही काम करना पड़ेगा, भले ही उसका पैशन कुछ और क्यों ना हो, तब से छुआछूत और ऊंच नीच जैसी मानसिकता ने जन्म ले लिया। अब निचली जाति ज्यादा पढ़ लिख ना पाए, इसीलिए बहुत से शिक्षा संस्थानों में उनको पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया और समय के साथ साथ बर्बरता इतनी बढ़ गई कि 19वीं सदी आते आते निचली जाति वालों को ऊंची जाति वालों का खाना खाना तो छोड़ो, सूंघना और देखना तक मना था। अब वो लोग एक कुएं से पानी भी नहीं पी सकते थे, भले ही प्यासे क्यों ना मर जाए, और हालत इस कदर बुरी थी कि निचली जाति वालों को अपने गले में मटका टांग कर चलना पड़ता था क्योंकि वो जमीन पर थूक भी नहीं सकते थे। अब दोस्तों जातिवाद और समाज में फैलने वाली इस डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए रिजर्वेशन की बात सबसे पहले हुई 1882 के हंटर कमीशन में, जब ज्योतिराव फुले और विलियम हंटर ने सबको शिक्षित करने और सभी के लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी देने का प्रस्ताव हाजिर किया, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट निचली जाति के लोगों को बढ़ चढ़कर शिक्षित करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार ने खुद बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए
जिससे उन्होंने समाज में इक्वालिटी को स्थापित करने की कोशिश की। मगर इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ा बदलाव आया साल 1950 में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण की बात कही गई। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भारत में नौकरी और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में पिछड़ी हुई जाति के लोगों के लिए सीट आरक्षित करके रखनी चाहिए ताकि वो समाज में ऊपर उठ सके। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इच्छा का सम्मान रखते हुए आपको सभी लोग ये स्टेटमेंट बताएंगे, लेकिन उनकी ये बात कोई नहीं बताएगा कि आरक्षण को सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए इंप्लीमेंट किया गया था। मगर 10 तो क्या, आज 70 साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद आरक्षण बरकरार है। अब पहले के समय में 15% सीट्स एससी कैटेगरी को और 7.5% एसटी कैटेगरी को रिजर्व करके रखी गई थी। मगर फिर साल 1990 के दशक में आया मंडल कमीशन, जिसके बाद सरकारी नौकरियों में 27% सीट्स अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसीज के लिए रिजर्व कर दी गई। अब वो जनरल कैटेगरी का लड़का जो पहले से ही 50% सीट्स पर पूरे भारत के लोगों से कंपीट कर रहा था, 2019 में उसके लिए मुश्किलें और बढ़ गई जब सरकार ने ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पहले की स्थिति अलग थी और आज की स्थिति अलग है, फिर आज भी भारत सरकार आरक्षण देकर गरीब जनरल लोगों को क्यों सता रही है? क्या इसमें जनरल लोगों का दोष है जिसकी वजह से इतिहास में उनके पूर्वजों द्वारा दी गई सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है? क्योंकि स्थितियां बदल गई है और आज सभी लोग एक लेवल पर आ चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, आंकड़े सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देखो, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से साल 2018 से 2022 के बीच अपॉइंट किए गए 4365 सिविल सर्वेंट्स में से 50.5% सीटें आरक्षित होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 7.65% लोग एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 3.8% लोग एसटी कैटेगरी को और 15.92% ओबीसी से आते हैं। अगर कंपेयर करें तो ये लोग रिजर्व्ड सीट्स का बस आधा शेयर ही ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। अब अगर ये नंबर आपको हैरान नहीं करता तो अगला नंबर आपका खून खौला देगा। साल 2022 में एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा सबमिट किए गए डेटा के हिसाब से करीब 4297 टीचर्स की सीट इसलिए खाली है क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा काबिल कैंडिडेट है ही नहीं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी से आता हो। इसके अलावा आईआईएससी बैंगलोर जैसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में 89% ओबीसी के लिए रिजर्व पोस्ट भी ढंग के कैंडिडेट्स ना होने की वजह से खाली पड़ी हुई है। अब सोचिए कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ताकि आरक्षण की चक्की चलती रहे, और उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है? अगर भारत में भर्ती करने वालों को ढंग के एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा है तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट अगर रिजर्व कैटेगरी में इतने समय से खाली है तो सरकार उन्हें ओपन करके जनरल कैटेगरी के लिए क्यों नहीं खोल देती? वेल, ऐसा इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 16 में होने वाले 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 के हिसाब से जो सीटें रिजर्व करी गई है, अगर उनके लिए सरकार को ढंग का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो उन सीटों को जनरल कैटेगरी के लिए नहीं खोला जा सकता, बल्कि उनको तब तक खाली ही छोड़ दिया जाएगा जब तक उनके लिए कोई अच्छा कैंडिडेट ना मिल जाए, फिर चाहे उसके लिए उन सीटों को कितने ही समय तक खाली क्यों ना रहना पड़ जाए। और ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। अब अगर कोई ये कहे कि भारत में जात पात की प्रथा खत्म हो गई है तो ऐसा हमें सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि हम थोड़े ठीक ठाक इलाकों में रहते हैं। अगर आज भी आप भारत के उन पिछड़े गांव में जाएंगे ना, वहां पर बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, तो वहां पर आपको जाति प्रथा का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भी जात पात के नाम पर लोगों की हत्याएं हो जाती है और उनका शोषण किया जाता है, जिस वजह से सरकार को इन्हें अपलिफ्ट करने के लिए बिल्कुल नियम लाने चाहिए, मगर साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए फैसले जरूरतमंदों की मदद करे, ना कि हमारे एग्जाम्पल वाले वाई जैसे पर्सन की। अब देखो, सरकार को बिल्कुल नौकरी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सीटें रिजर्व रखनी चाहिए ताकि पिछड़ी जाति के लोगों को ऊपर आने का मौका मिले। लेकिन देखो, इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता कि भारत एक ऐसा देश है जहां काबिल इंसान की बेरोजगारी एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करके इसे जरूरतमंद और काबिल लोगों को देने से ही देश का भला हो पाएगा। अब देखो, रिजर्वेशंस चाहे 15% हो या 20%, ये मायने नहीं रखता, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को रिजर्वेशन का फायदा देने से पहले एक बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति वाकई इतना लाचार और बेसहारा है कि उसे कोटे की जरूरत हो, या फिर वो हर तरह से अमीर होने के बाद सिर्फ अपने उस राइट का इस्तेमाल करके किसी काबिल आदमी की पोस्ट को छीनने का काम कर रहा है। एक काबिल कैंडिडेट ढूंढने के लिए 2 या 3 राउंड तक उन सीटों को रिजर्व रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद ऐसी पोस्ट को खाली छोड़ना देश की प्रगति के लिए उससे ज्यादा खतरनाक है,
क्योंकि इससे ना सिर्फ जनता को तकलीफ होती है बल्कि किसी काबिल आदमी का हक फालतू में मर जाता है, भले ही वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। अब देखो, किसी खाली सीट को रिजर्वेशन के नाम पर खाली रखने से तो अच्छा ये है कि उसे कुछ सालों के लिए ही सही पर किसी काबिल आदमी को दे दिए जाए, कम से कम उससे किसी को रोजगार तो मिल जाएगा। हालांकि देखो, जाते जाते एक कड़वी सच्चाई और बता दे कि मानो या ना मानो पर रिजर्वेशन के भारत से खत्म होने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन को हटाएगी अगले इलेक्शन में मैक्सिमम रिजर्व कैटेगरी के लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देंगे और उसके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब भला कौन सी पार्टी चाहेगी कि उसकी सत्ता भारत से हट जाए, जिस वजह से चाहे देश को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंच रहा हो, राजनीति की रोटी के नाम पर आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको हटाने की पॉसिबिलिटी ना ही मानो तो ज्यादा बेहतर है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हमने आपको आरक्षण भारत के लिए कितना जरूरी है इस बात का आइडिया दिया और पिछड़ी जातियों की सच्चाई का आईना दिखाते हुए उनके साथ होने वाले जुल्मों की हकीकत बताई, बल्कि साथ साथ ये भी बताया कि रिजर्वेशन अपलिफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट होने के बावजूद भारत को किस तरह से अफेक्ट भी कर रहा है। अब सारे डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स और अपने समाज की अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद अब हम ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपके हिसाब से आज के भारत में आरक्षण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके जाना और नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।